हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। मींस इस चैप्टर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देन इसके बाद मेरे हिसाब से आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना भी कर लोगे आप काफी है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है भाई यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री होता क्या है पहले वो देखते हैं। तो भाई यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? द स्टडी ऑफ सॉलिड एंड प्लेन्स, स्टडी ऑफ सॉलिड्स एंड प्लेन्स बेस्ड ऑन द एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ज्योमेट्री में हमें क्या करना होता है बेटा? स्टडी करनी होती है किस किस की? सॉलिड और प्लेन्स की। किसके बेस पे? एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बेस पे। अब बात आती है कि सर एक्सियोम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, है कि नहीं? अब देखते हैं पोस्टुलेट एक्सियोम्स क्या होते हैं बेटा। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और एक्सियोम्स क्या होते हैं। एक्सियोम्स, पहले एक्सियोम्स देखते हैं। एक्सियोम्स क्या होते हैं बेटा? एक ना कुछ रूल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जो पूरी की पूरी ज्योमेट्री में फॉलो होते हैं। मतलब पूरी की पूरी ज्योमेट्री में क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई, एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जाम आपको मैं बता रहा हूं कि भाई a इक्वल है b के। अगर मैं बोथ साइड 1 ऐड करूं, बोथ साइड 1 ऐड करूं, तो अभी भी तो देखो ये इक्वल है। अभी भी तो देखो क्या है? इक्वल। ये नॉर्मल सी बात है, तो आपको भी लॉजिक लगा सकते हो। तो इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? एक्सियोम्स कहते हैं। ऐसे टोटल 7 रूल्स है। ऐसे टोटल कितने रूल्स है बेटा? 7 रूल्स है। उनको हम एक्सियोम्स कहते हैं। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अजम्पशन यूज थ्रू, कुछ अजम्पशन हम यूज कर रहे हैं थ्रू आउट मैथमेटिक्स नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री। देखो हमारे चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री, लेकिन एक्सियोम्स क्या बोल रहा है? जो एक्सियोम्स हैं वो जरूरी नहीं है सिर्फ ज्योमेट्री में ही फॉलो हो, वो सब में फॉलो होती हैं। लाइक अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप, क्योंकि देखो अभी हमने इक्वेशन ही तो बनाई थी कि भाई ए इक्वल है बी के। अलजेब्रा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, वहां पे हर जगह हमारी एक्सियोम्स फॉलो होती हैं। अब इसी तरह से जो पोस्टुलेट है उसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। क्या? देखो जो एक्सियोम्स थी बेटा वो हर जगह फॉलो होती है, जब जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री में ही फॉलो हो। जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री में फॉलो होते हैं। कुछ ऐसी assumptions होती हैं वो सिर्फ किसके अंदर फॉलो होती हैं? स्पेसिफिक किसमें होती हैं? ज्योमेट्री में स्पेसिफिक्स होती हैं। अब वो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और वो एक्सियोम्स क्या होते हैं, अब उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब हमारी फर्स्ट एक्सियोम्स कह रहा है कि भाई थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब भाई ए मान लो ए जो है बी के इक्वल है और जो बी जो है सी के इक्वल है। ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए सी के भी इक्वल होगा। ये हमारी एक्सियोम्स कहना चाहती है। ठीक है ना? अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा बेटा? सी के इक्वल होगा। ओके। सेकेंड एक्सियोम्स है इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका कहने का मतलब देखो ये कहना चाहता है कोई भी दो चीजें इक्वल्स हैं। जैसे मान लो आपके पास बचपन में कंचे खेले ना, आपके पास 5 मार्बल्स हैं, उन्हें इंग्लिश में मार्बल्स कहते हैं। आपके पास कितने मार्बल्स हैं बेटा? 5 मार्बल्स हैं। आपके दोस्त के पास भी 5 मार्बल्स हैं। अब दोनों के दोनों इक्वल है कि नहीं? अब कह रहा है किसी भी इक्वल्स में, किसी भी इक्वल्स में, जो हमारी एग्जाम्स कहना चाहती है, कह रहा है किसी भी इक्वल्स में इक्वल्स ऐड करें। किसी भी इक्वल्स में इक्वल ऐड करें, तो मान लो इसके पास भी +1 मार्बल्स हो जाता है और इसके पास भी +1 मार्बल्स कर देते हैं। तो आगे कह रहा है द होल्स आर इक्वल। अगर 2 इक्वल्स में 2 इक्वल्स ऐड करते हैं, अगर 2 इक्वल्स में 2 इक्वल्स ऐड करते हैं, तो जो इसका होल आंसर आता है 5 + 1 कितने मार्बल हो गए? 6। और इस पे इसके पास भी 5 + 1 कितने मार्बल्स हो गए? 6। तो होल्स क्या हो जाते हैं आपस में? एक दूसरे के इक्वल। समझ रहे हो? अगर कोई भी 2 थिंग्स इक्वल है और उसमें बोथ साइड हम ऐड करते हैं, बोथ साइड इक्वल ऐड करते हैं। अगर बोथ साइड 1 ऐड करते हैं तो दोनों तरफ 1 ऐड होगा। अगर एक साइड 2 ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी 2 ऐड होगा। अब बोथ साइड इक्वल ऐड करते हैं
तो जो ऐड करने का जो आंसर आता है वो भी क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा। ये कहती है हमारी एक्सियम्स 2। अब इसी तरह से बेटा हमारी एक्सियम्स 3 भी है। अब इसमें कह रहा है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम जैसे मान लो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था पहले, आपके पास 5 मार्बल्स हैं, आपके फ्रेंड के पास 5 मार्बल्स हैं, दोनों के पास दोनों इक्वल ही है अभी, है ना। अब दोनों में से इक्वल मार्बल सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इधर से भी माइनस कर दिया 1 मार्बल और इधर से भी माइनस कर दिया बेटा 1 मार्बल। तो जो रिमाइंडर बचेगा मींस जो इसका आंसर बचेगा वो भी क्या आएगा, इक्वल। इधर भी 4 बचा और इधर भी 4 बचा, इक्वल आया कि नहीं आया। तो देखो सेकंड और थर्ड में समझ आया, कोई भी दो चीज इक्वल है तो उसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी थिंग्स, कोई भी सेम चीज बोथ साइड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्स है बेटा हमारी थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब जानते हो क्या होता है, सेम चीज, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग देख रहे हो हम, मेल खाना, मेल खाना मतलब एक जैसी चीजें। तो कह रहा है थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियसली बात ये कहना चाहता है ये कि एक ए बी लाइन है, और एक सी डी लाइन है, जो ये है ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर की है और ये भी आपकी बेटा 3 सेंटीमीटर की है। अब देखो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो दोनों की दोनों जो ए बी और सी डी लाइन है मेल खा रही है, मीन दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो दोनों की दोनों मेल खा रही है, अब एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। अगर मैं ए बी की लाइन को सी डी के ऊपर आके रख दूं तो पूरी की पूरी क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। तो थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब ये है यहाँ पे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एक सर्कल बनाया रेडियस 2 सेंटीमीटर लेके, एक सर्कल और बनाया रेडियस 2 सेंटीमीटर लेके। अब ये इसके ऊपर मैं एज इट इज रख दूं तो इस पे पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा ओवरलैप। तो भाई ऊपर ओवरलैप हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। अभी तो आपको यहां से साफ देख के पता लगा रहा होगा कि सर ये भी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, ये भी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो भाई ऑब्वियसली बात है इस पे ओवरलैप तो हो गई, मतलब सेम टू सेम इस पे रख जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन मान लो आपको मैं ये नहीं देता तो आप कैसे पता लगाते कि भाई ये दोनों इक्वल है या नहीं है। इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रखते, दोनों आगे इक्वल, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे सेम बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, इक्वल्स हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब उसके ऊपर ओवरलैप हो गई तो इसका मतलब वो चीज दूसरी चीज के इक्वल है। अगर मान लो एक सर्कल ये है, अब एक ये बड़ा सर्कल है, अब इसके ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये इसको ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब सेम टू सेम इस पे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाता तो इसका मतलब इक्वल होगा। ये है बेटा हमारी एक्सियम्स 4। द होल इज अ ग्रेटर पार्ट देन द पार्ट। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो होल होता है ना वो बड़ा होता है उसके किसी पार्ट से। जैसे मान लो ये है भाई एक चॉकलेट, डेयरी मिल्क, ओके। अब इसमें से छोटा सा टुकड़ा काट के आपने किसको दे दिया, अपने भाई को दे दिया। इतना सा टुकड़ा काटा मींस ये आ गया यहाँ पे। तो इस चॉकलेट का ये पार्ट है, इस चॉकलेट का ये पार्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी भी चीज का कुछ पार्ट निकालोगे, किसी भी चीज का कुछ पार्ट निकालोगे तो वो हमेशा छोटा रहेगा पूरे पार्ट से। तो अभी देखो आप इस पूरी चॉकलेट का ये जो पार्ट है तो बड़ा कौन सा है, पूरी चॉकलेट बड़ी होती है कि नहीं। तो वो यही कहना चाहता है कि जो होल होता है ना पूरा का पूरा डेयरी मिल्क है वो अपने पार्ट से बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कहना चाहता है
जैसे मान लो सेम वही मार्बल वाला एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 5 मार्बल्स हैं, आपके फ्रेंड्स के पास 5 मार्बल्स हैं। अगर हम दोनों के पास के मार्बल्स ना डबल कर दें, तो डबल कैसे करेंगे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करके। जब डबल कर देंगे ना, तो देखो पहले मार्बल्स इक्वल थे, डबल करने के बाद भी आपके मार्बल्स क्या रहेंगे? दोनों के पास इक्वल ही रहेंगे। ये हमारी एक्सियम 6। दोबारा पढ़ के देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, दो सेम थिंग्स थी, उनको अगर हम डबल करते हैं तो इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के क्या आएगी बेटा? इक्वल आएगी। 5 मार्बल आपके पास थे, आपके फ्रेंड के पास 5 मार्बल्स थे, दोनों के पास हमने क्या करे? डबल कर दिए, तो अभी भी क्या आएंगे बेटा? इक्वल ही आएंगे। इसी तरह से एग्जाम 7 है, कह रहे हैं थिंग विच आर हाफ, यहाँ पे हमने डबल करा था, यहाँ पे क्या करना है? हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे यहाँ पे देखो आपके पास 10 मार्बल्स है और आपके फ्रेंड के पास भी 10 मार्बल्स हैं, तो भाई दोनों के पास इक्वल है। अगर कह दो थिंग्स इक्वल्स है, ठीक है ना, उसमें हाफ हाफ कर दे, दोनों को क्या कर दे बेटा? हाफ कर दे। तो हाफ कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 1/2 से हाफ करने के लिए, और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो देखो 2 से 10 कैंसिल होकर 5 आएगा, इधर भी 2 से 10 कैंसिल होकर 5 आएगा, तो दोनों के पास अभी भी कितनी रहेंगी? इक्वल रहेंगी। ये है बेटा हमारी एक्सियम्स 7। अब देखते हैं बेटा हम पोस्टुलेट्स। तो ये टोटल हमारे एग्जाम्स थे 7, अब हमारे कुछ पोस्टुलेट्स है 5, अब उनको डिस्कस करते हैं। A straight line may be draw from any one point to any other point। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना बेटा, जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। ये हमारा पोस्टुलेट ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये मत सोचना कि सर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, आपने क्या करा भाई? एक तो ये लाइन बना दी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और एक ये बना दी, 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 यहां भी सेम ऐसे बना दी। तो ये जो 2 पॉइंट से मिलके बनी तो बेटा एक ही है, ये जो सारी बनी है वो एक पॉइंट से मिलके बनी है, और जो ये सारी बनी है वो एक पॉइंट से मिलके बनी है। तो एक पॉइंट से तो आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारा पोस्टुलेट 1। अब देखते हैं पोस्टुलेट 2। बेटा कह रहा है टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये एक लाइन है, अब इस ये यहां से लेके यहां तक की लाइन है, अब हम चाहे ना इस लाइन को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इस एरो का मतलब यही होता है बेटा, इस लाइन को कितना भी चाहे उस लेके जा सकते हैं। तो पोस्टुलेट 2 यही कहता है कि कोई भी टर्मिनेट लाइन है, आप उसको अपनी मर्जी से जितना लंबा करना चाहो कर सकते हो। पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 3 क्या कह रहा है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बेसिक सी चीज है, ऑब्वियसली बता, आपको मैं कोई भी रेडियस दे दूं कि भाई 1 सेंटीमीटर का, या रेडियस 2 सेंटीमीटर का, या रेडियस 3 सेंटीमीटर का, किसी भी रेडियस का आपको मैं एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोल दूं, और सेंटर कहीं भी दे दूं, यहां 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 दे दूं, कहीं भी दे दूं, तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा पोस्टुलेट 3 कहता है कि सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट 4 क्या कहता है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियस सी बात है, अब राइट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? जो 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल्स। अब कोई भी देखो, हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सारे के सारे 90 डिग्री के बना रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे मर्जी बना लो, टेढ़े मेढ़े, देखो ये सारे टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं तो सारे 90-90 रहेंगे वो इक्वली, अब चाहे उसको कैसे भी बना लो, लेकिन एंगल तो 90-90-90 ही है भाई। इसलिए कहना चाहता है कि जो पोस्टुलेट 4 की ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर।
पोस्टुलेट 5 कह रहा है कि भाई इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही है, ठीक है, लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स। अच्छा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अब ये कुछ इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं सेम साइड्स के, ठीक है, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर जो सेम साइड के जो एंगल्स हैं वो टू राइट एंगल से कम है, टू राइट एंगल मींस, राइट एंगल का मतलब ये हमने आपको बताया था क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। क्या बताया था, 90 डिग्री। अगर ये 2 है तो 2 इंटू 90 कितना हो गया, 180। ऑब्वियसली बात है ना, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 2 है तो 2 इंटू 90 180। तो कह रहा है दो, अगर हम एक स्ट्रेट लाइंस को बनाते हैं जो एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही है कुछ इस तरीके से, और इनके जो सेम साइड के जो एंगल्स हैं उनका सम अगर 180 से कम होता है, लेस देन टू राइट एंगल मींस इनका सम 180 से कम होता है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली meet on the same that side on which the sum of angle is less than two right angles। तो ये कहना चाहता है, गौर से समझने की कोशिश करो, दो लाइन है एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही है, सेम साइड्स एंगल्स हैं, सेम साइड्स के क्या है बेटा, एंगल्स हैं। मान लो ये हमारा ए और ये हमारा बी, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं और ये छोटा आता है किससे, 180 से, इन दोनों का सम क्या आता है बेटा, 180 से छोटा आता है। तो अगर हम इस लाइन को इनफाइनाइटली आगे प्रोड्यूस करेंगे ना, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगी बेटा, मीट करेगी, वो एक दूसरे को क्या करेगी, मीट। दोबारा समझने की कोशिश करो, दो लाइन एक दूसरे की तरफ फॉल हो रही हैं और जो सेम साइड के एंगल्स जो है ये, इन दोनों को प्लस करने के बाद वो 180 से छोटे आते हैं, तो वो आगे की तरफ जब लाइन को बढ़ाएंगे ना तो वो एक दूसरे को आगे मीट करेंगी। अब देखो यहां से अगर मान लो कि ये 180 से ज्यादा होते, 180 से क्या होते, ज्यादा होते, तो देखो यहाँ पे एंगल जो 180 से साफ साफ दिख रहे हैं ज्यादा है, तो इनको इनफाइनटली प्रोड्यूस करेंगे ना तो ये देखो ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, कभी एक दूसरे को वो मीट नहीं करेंगे। वो सिर्फ मीट जब ही करेंगे जब सेम साइड के एंगल्स का सम 180 से छोटा हो, लेस देन 180 हो। तो देखो ए और बी लेस देन 180 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे ना हम लोग तो आगे जाके वो मीटअप होगा। अगर 180 से बड़ा होगा तो मीटअप या 180 भी होगा, 180 बी होगा, 180 से बड़ा बी होगा, तो वो मीटअप नहीं करेगा। तो ये कहता है हमारा पोस्टुलेट 5। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा हम लोग, जो भी हमने पढ़ा इतना इंट्रोडक्शन उसके बेसिस पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन। हमें बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, उनके रीजन भी बताने हैं, ठीक है। पहला कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, नो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, नो। अब रीजन क्या लिखोगे आप लोग, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई एक लाइन से बेटा एक पॉइंट से एक लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होती है। ये इसका रीजन हुआ। कैसे, अब वो समझ लो आप लोग। जैसे देखो एक पॉइंट ये है, तो इसी पॉइंट से देखो कितनी सारी लाइन बना पा रहे हैं हम लोग पास होते हुए। तो ऐसे कितनी लाइन बनेगी भाई, एक पॉइंट से पास होते हुए इनफाइनाइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई बेटा, फॉल्स हो गई। फॉल्स लिखते हैं यहाँ पे, ओके ना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देयर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि बेटा दो पॉइंट से ना सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। जैसे देखो ये दो पॉइंट्स हैं, अब इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, ये रही। और अब ऐसे थोड़ी लाइन बनेगी, एक पॉइंट ये रहा तो एक ऐसे बना दो आप एक लाइन, सर ये बन गई एक लाइन, नहीं भाई ये लाइन थोड़ी है कि नहीं। तो लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, तो ये लाइन है। तो इसलिए सिर्फ ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत, बिकॉज ऑफ, क्योंकि दो पॉइंट से सिर्फ ओनली वन लाइन फॉर्म होती है, ओके। थर्ड पॉइंट कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड, बिल्कुल। तो ये हो गया ट्रू। अब बात आती है कैसे, कह रहा है ये एक टर्मिनेटेड लाइन है बेटा, एक टर्मिनेटेड लाइन है, मान लो ये रही एक टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है। क्या हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको जहां पे भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं और हम इसको यहां पे भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। फोर्थ पार्ट कह रहा है टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है।
जैसे देखो, मैं कह रहा हूँ एक ये सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब ये इक्वल कब होंगे, जब इनकी दोनों की रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि सर्कल्स किस चीज के बेस पे बनता है, रेडियस के बेसिस पे, है ना। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, रेडियस इक्वल है, इसलिए सर्कल्स इक्वल है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। कह रहे कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है। तो बताना ए बी क्या एक्स वाई के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। खुद सोचो, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है। समझ रहे हो, ए बी पी क्यू के इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो भाई आपस में ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हुए, है कि नहीं। अब ऐसे कैसे हो गए, इसका रीजन भी तो लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हमें समझ आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ तो इतनी सी बात हमें समझ आ रही है कि यहाँ से लॉजिकली। अब लेकिन बात आती है कि सर रीजन क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, सो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, वो तो होगा, ये तो हमने अपने माइंड में सोच लिया। लेकिन यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, तो बेटा पता है क्या होगा, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था इक्वल्यूट फर्स्ट एक्सियोम्स में, क्या, थिंग्स which are equal to the same things are also equal to another। ठीक है ना, ये तो पढ़ा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल टू अनदर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, कह रहा है इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, जैसे मान लो एक ए बी लाइन है, ये ए और ये बी, अब इसके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है क्या, सी। तो हमें बताना है ए सी इक्वल है बी सी के, पहले तो इसने गिवन दे दिया, क्या गिवन दे दिया इसने, कि जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो देखो जो ए बी है, जो यहाँ पे ए बी है, वो किस किस से मिलकर बन रहा है, ए सी और बी सी से। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, जो ए बी पूरी लेंथ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। अब बात यही आती है कि सर यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे सबसे मेन चीज ना, ये तो हमें पता है कि भाई ए सी प्लस सी बी ए बी होगा, मेन चीज यहाँ पे आपको जो पेपर में मार्क्स मिलने ना, उसके रीजन के मिलने की, ये रीजन हुआ कैसे, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्स जो पोस्टलेट पढ़ाए हैं वो सारे रीजन वहीं मिलने हैं आपको। तो बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ, एज इट कोइंसाइड विद लाइन सेगमेंट ए बी, विद लाइन सेगमेंट ए बी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक पॉइंट एक लाइन के बीच में लाई करेगा तो वो दो पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है वो होल के बराबर होगा, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो पूरे होल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को लिखेंगे हम लोग। अब गौर से देखो, एसी जो था बीसी के इक्वल था, एसी जो था किसके इक्वल था, बीसी के, तो क्या मैं इस बीसी की जगह एसी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी बीसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एसी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, एसी जो था बीसी के इक्वल था, ये गिवन था, तो मैं इस बीसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एसी। तो यहाँ रीजन लिख देना 3 डॉट डाल के कि बीसी जो है एसी के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे बीसी के वो रिप्लेस कर दिया एसी में, और एसी एसी कितना हो गया, 2ac इक्वल टू ए बी, और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, तो एसी आ गया बेटा हाफ ऑफ ए बी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है ना, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, कह रहे हैं इन फिगर AC इक्वल है BD के, जो AC है वो BD के इक्वल है। समझ रहे हो, जो AC है वो BD के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है जो AB है वो CD के इक्वल है, ये जो CD है वो AB के इक्वल है, ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। बहुत इजी है ये भी, देखो कैसे करेंगे। पहले तो लिख लो यहाँ पे भाई गिवन क्या है हमें,
कि AC जो है BD के इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो यहाँ पे, जो AB है CD के इक्वल। ठीक है, अब हमें गिवन था कि AC जो है BD के इक्वल है, AC जो है BD के इक्वल है, AC जो है BD के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है बेटा, गिवन है। अब कुछ सोचो, ये यहां से लेके यहां तक AC, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना अच्छे से, यहां से लेके यहां तक AC और यहां से लेके यहां तक BD, इन दोनों में BC कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में से BC को हटा दूं, इन दोनों में से BC को हटा दूं, तो बचा क्या, AB और CD, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ। समझ रहे हो, AC है पूरी लाइन, BC है ये पूरी लाइन, इनमें से मैंने BC कॉमन है तो इन पार्ट्स को हटा दिया मैंने, तो बचा क्या यहाँ पे AB और यहाँ पे क्या बचा, CD, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो करेंगे कैसे इसको, क्या लिखो यहाँ पे, AC इक्वल टू BD पाई गिवन है, तो लिखो यहाँ पे बोथ साइड सब्ट्रैक्ट, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट BC। हम इसके अंदर बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं BC को। अब बताते सर ऐसे कैसे कर दोगे, है कि नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा ये, भाई एग्जाम पढ़ाई तो है, कोई भी दो चीज इक्वल है और उसमें से हम सेम चीज माइनस करते हैं तो भी वो इक्वल आता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दिखानी पड़ेगी उन लोगों को, क्या है, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, फ्रॉम इक्वल्स, जो माइनस करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा, आर आल्सो इक्वल, डन। ठीक है ना। अब देखो AC में से BC गया, इसको हटा दे, थोड़ा ज्यादा कुछ मुझे हो गया, ठीक है नहीं, AC था ये रहा, इसमें से BC गया तो बचा क्या, AB। इसी तरह से BD में से BC गया, बचा क्या, CD, और AB इक्वल टू CD, यही तो प्रूफ करना था, है कि नहीं। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।